नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मिडवाइफरी जो चैप्टर है बीटीएससी एएनएम के जो सिलेबस में उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने 2 लेक्चर देख चुके हैं इस टॉपिक का। इसका जो तीसरा लेक्चर होने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों का जो क्वेश्चन है यहाँ तक हो चुका था। यदि हम बात करें तो हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चन देख चुके हैं। 40 से 50 के क्वेश्चन के आसपास में हम लोगों ने देख चुके हैं। तो आज हम लोग आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक से अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों के, जो कि एएनएम का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार का हो चाहे कहीं का भी हो, तो बीटीएससी ने आप लोगों का इस सिलेबस में पूरे डिटेल्स में सारा कुछ दिया गया है। तो इस सिलेबस से भी अच्छी खासी जो वेटेज है एएनएम की एग्ज़ाम में वो रहने वाले हैं। तो अब आप लोगों को अच्छे से तैयारी करने होंगे। जितने मैक्सिमम आप सवाल देख पाइएगा 2 महीना में, उतना आपको बेनिफिट होंगे, क्योंकि इसी से सवाल पूछे जाएंगे। जो 5-7 टॉपिक डिफाइंड किए गए बीटीएससी के द्वारा, उसी से सवाल पूछा जाएगा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कम ही लिमिटेड सवाल है, सवाल बहुत होते हैं, कंपटीशन में कहीं से भी आ जाता है। तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से आते रहना चाहिए और ईजिली आ जाएगा। जैसे आप लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद पीडीएफ पे एक बार रीड करिएगा 1-2 बार, तो आपको आसानी से आ जाएगा। और पीडीएफ के लिए हमने आपको बताए भी थे कि आप लोग संपर्क करें, वो सारे डिटेल्स आपको बता देंगे। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। कह रहा है कि गर्भावस्था में HCG एवं HPL हार्मोन का स्रोत क्या होता है। ये जो 2 हार्मोन बनते हैं जो कि गर्भावस्था के समय में, उसका स्रोत क्या होता है। तो उसका स्रोत क्या होता है, अपारा। क्या होता है, अपारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या रहा है कि कंसेप्शन के 15वें दिन और 18वें हफ्ते तक, जो 15वें दिनों से शुरू होते हैं और 18वें हफ्ते तक के अंतर्गर्भाशयी विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है भ्रूण अवस्था, दूसरा है एम्ब्रियो अवस्था, तीसरा है ओवन अवस्था, चौथा है प्रोस्टोकनेक्शन अवस्था। तो इसका हम यदि बात करें तो इसका क्या हो जाता है, एम्ब्रियो अवस्था। उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, 15वें से 8वें सप्ताह तक की जो अंतर्गर्भाशयी विकास की अवस्था होती है, उसको हम लोग एम्ब्रियो अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो अवस्था कहते हैं। अब आप लोगों के 2 टाइम क्लासेस चलेंगे, शाम के भी और सुबह को भी। अब आप लोगों का 8 बजे सुबह में भी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, और जो कि सुबह का लाइव होगा और शाम को भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि फेस प्रस्तुति का डिनोमिनेटर आप लोग जानते हैं, जैसे कि 5/3 है, तो नीचे वाला को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। इसको नोमिनेटर कहते हैं, नोमिनेटर इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो कह रहा है कि फेस प्रस्तुति का जो डिनोमिनेटर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, कैप्यूला पर या मेंटम पर या ऑक्सीपुट पर या क्या जो सैकर्म होते हैं उस पर। तो इसका यदि हम देखा जाए तो इसकी बात करें तो ये किस पर डिपेंड करता है कि मेंटम पर। किस पर करता है, मेंटम पर। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यदि हम इसकी बात करें, जो भ्रूण को जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होते हैं, ऐसे जो रक्त तो हमारे शरीर में संचालन होते रहते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाते हैं, और जो कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को बनाता है। तो वही कह रहा है कि भ्रूण तक ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होती है वो किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इसकी हम यदि बात करें तो ये एम्बिलिकल वेन के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, एम्बिलिकल वेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण कपाल का सबसे छोटा तिरछा व्यास क्या होता है। व्यास आप लोग जानते हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत बार पढ़े भी होंगे। तो कह रहा है कि भ्रूण कपाल का जो सबसे छोटा जो तिरछा व्यास होती है, मतलब कि सबसे छोटा यदि हम व्यास देखें तो ये तो क्या हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ा हो गया। तो वही कह रहा है सबसे छोटा तिरछा व्यास, ऐसे लेंगे तो कह रहा है वही कि सबसे छोटा यदि तिरछा व्यास की बात करें तो वो क्या होता है। तो इसका हम यदि बात करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोरल क्या कहते हैं, बाइटेम्पोरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भ्रूण रक्त संचार में
क्या होते हैं। मतलब कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग को ये पता होनी चाहिए कि जब भ्रूण रक्त संचार होती है तो उसमें क्या होती है। जैसे कि ऑप्शन सिमिलर ही आपको देखने को मिल रहे हैं। 2 अम्लीकल वेन तथा 2 अम्लीकल आर्टरी होती है, या 2 अम्लीकल वेन या और 1 अम्लीकल आर्टरी, या 1 अम्लीकल वेन और 1 अम्लीकल आर्टरी। नेक्स्ट है कि 1 अम्लीकल वेन और 2 अम्लीकल आर्टरी। तो यदि हम बात करें भ्रूण रक्त संचार में तो यही होते हैं, 1 अम्लीकल वेन होते हैं और 2 अम्लीकल आर्टरी होते हैं। इसकी जो रक्त संचार होती है उसमें 1 अम्लीकल वेन और 2 आर्टरी की ज़रूरत होती है। अगला है कि भ्रूण की कपाल पर जो सैजिटल या क्रोनल तथा फ्रंटल जो संचार सूचर को मिलाने की स्थान को क्या कहा जाता है। कह रहे हैं कि भ्रूण के कपाल पर जो सैजिटल और क्रोनल और फ्रंटल सूचर को मिलाने की जो स्थान होती है, जहाँ पर मिलते हैं ये तीनों, उसको क्या कहा जाता है। तो उसका हम यदि बात करें तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीपुट। क्या कहते हैं, ऑक्सीपुट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से, हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम आपको बताएंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोग इस पर ज़रूर संपर्क करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और वही बात करें तो क्लासेज आपके जब तक एग्ज़ाम होंगे तब तक चलते रहेंगे। आप लोग वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। जब हम आपके लिए इतने करते हैं तो आपको भी थोड़ा सा मेरे लिए भी करने चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा वीडियो का शेयर करिए ताकि उसे भी बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि एग्ज़ाम है तो ऐसा नहीं है कि आप पास हो जाएगा और जो आपको फ्रेंड है वो रह जाएगा। आप अपने साथ जो बिहार के है सबको लेकर चलिए, सब एग्ज़ाम निकाले तो आप लोग, मतलब सब चाहता है हमको जॉब हो जाए। तो आपकी जो फ्रेंड होंगे उसके पास भी ज़रूर शेयर करिएगा जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब ये नहीं कि जो तैयारी नहीं कर रहा है उसके पास भेज देते हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो इसका फॉर्म भरे हैं या अगले बार एएनएम का तैयारी करने वाले हैं, वो उसके लिए भी ज़रूरी है, या जो इस बार एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी ज़रूरी है। अगला है कि सब ऑक्सीपीटो, अभी हम ऑक्सीपीटो के बारे में जाने थे। सब ऑक्सीपीटो ब्रैगमेटिक का व्यास क्या होता है। अभी हम लोगों ने एक और व्यास के बारे में जाने थे, जो कि भ्रूण का तिरछा, जो सबसे भ्रूण कपाल का तिरछा सबसे छोटा व्यास। और यहाँ का रहा है सब ऑक्टीपेस, ऑक्टीपेस नहीं सब ऑक्टीपेस जो ब्रैगमेटिक है उसका व्यास कितना होता है। तो सब ऑप्टीटेक का ऑक्सीटेप का जो व्यास हम यदि बात करें तो इसका यदि आप देखा जाए तो इसकी यदि व्यास की 9.5 सेंटीमीटर ही होती है अमूमन। इसका व्यास जो सब ऑक्सीपीटो जो होती है उसका अमूमन व्यास 9.5 ही देखा गया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग को पता भी होगा कि मासिक धर्म की प्रसरण अवस्था किस हार्मोन के नियंत्रण में होती है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि मासिक धर्म के प्रसरण जो होती है वो किस हार्मोन के नियंत्रण में होती है। तो इसके ऑप्शन की तरफ भी चलते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि HCG या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन या बी और सी दोनों। तो इसका हम यदि बात करें तो इसका आप सबको भी पता होंगे कि एस्ट्रोजन होते हैं इसका ही नियंत्रण होते हैं किस पर, जो मासिक धर्म की प्रसरण अवस्था होती है उस पर। अगला है कि गर्भावस्था के निदान का वह चिन्ह जो पूरी गर्भावस्था में बना रहता है वह है कि, मतलब वह क्या होता है जो गर्भावस्था के निदान का चिन्ह होता है जो कि पूरी गर्भावस्था में बना रहता है। तो इसका हम यदि बात करें तो ये क्या हो जाता है, इसमें दिया गया कि मिचली एवं वम या जीवन का अभ्यास या मासिक धर्म न होना या पीड़ा रहित गर्भाशय संकुचन। कह रहा है कि गर्भावस्था के निदान का वह चिन्ह जो गर्भ अवस्था में बना रहता है। तो वो क्या होता है कि मतलब मासिक धर्म का नहीं होना, उसी टाइम ये बना रहता है, जो कि इसमें तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं रहता है। गर्भावस्था नहीं होने पर भी क्या होता है, गर्भावस्था का निदान का चिन्ह जो है वो गर्भाशय में अवस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्त्री जो एक बार गर्भवती हुई है
तथा एक जीवित शिशु को जन्म दिया है उसे क्या कहा जाता है? जो फर्स्ट टाइम गर्भ जो प्रेगनेंसी होती है और जो एक ऐसा नहीं है कि सब में जीवित ही शिशु जन्म लेते हैं, कभी कभी मरा हुआ शिशु भी जन्म लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो जीवित शिशु को जन्म देते हैं उस अवस्था को क्या कहा जाता है, जो फर्स्ट पीरियड होती है। तो यदि हम इसकी बात करें तो इसका जैसे कि ऑप्शन की तरफ देखें तो इसका ऑप्शन दिया गया है कि पैग्रीवेडी वीडा, और उसका बाद है क्या नलीग्रेविडा या ग्रैंड मल्टीपैरा, और लास्ट ऑप्शन है प्राइमीपेरा। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएंगे, जो कि फर्स्ट टाइम जो गर्भ अवस्था धारण करती है और जीवित जो शिशु होते हैं उसके जन्म देती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्राइमीपेरा। जैसे कि आप लोग जब जॉब पे जाइएगा तो उस समय डॉक्टर भी आपको इस शब्द का जो कि इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि यह फर्स्ट टाइम जो कि गर्भवती बनी है या सेकेंड टाइम बनी है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारा कुछ जानना भी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप लोगों का जो भी जितने साल आप लोग जॉब करिएगा तो इन्हीं सारे चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और बीटीएससी ने आपका सिलेबस भी उसी आधारित दिया है। अगला है कि गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट है। जो गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय जो टेस्ट क्या कहलाता है? जो अल्ट्रासोनिग्राफिक, एक्सरे या इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट या मूत्र जांच। तो इसमें आप सबको थोड़ा सा इसका आइडिया भी होंगे। इसका जो सबसे इफ़ेक्टिव या सबसे निदान सबसे विश्वसनीय टेस्ट जो होती है वो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी में सब कुछ क्लियरली दिखा जाता है। तो इसका जो सबसे इफ़ेक्टिव या सबसे विश्वसनीय टेस्ट जो होती है वो क्या होती है? अल्ट्रासोनोग्राफी। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान स्त्री को प्रतिदिन कितना लौह तत्व लेना चाहिए? मतलब जिसमें आयरन युक्त खाद्य पदार्थ होती है वो कितना होनी चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था धारण करने के दौरान उसमें आयरन की कमी महसूस होती है। तो और मासिक धर्म के दौरान भी उसमें आयरन की कमी होती है, तो उस समय भी लौह युक्त जो कि भोजन जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भोजन होते हैं वो लेनी चाहिए। वही कह रहे हैं कि एक गर्भावस्था के दौरान स्त्री को प्रतिदिन कितना लौह युक्त तत्व लेना चाहिए। तो इसका यदि हम बात करें तो इसका आप लोग को अभी आंसर पते होंगे, क्योंकि यह 40 लगभग यदि इसमें हम देखें तो इतना ग्राम तो मतलब mg लेना ही चाहिए, मिलीग्राम, जो कि इतना जो तत्व है Fe का जो लोहा युक्त तत्व होते हैं वो लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि शुरुआती गर्भावस्था की निरीक्षण किस तिमाही में आरंभ किया जाता है? कह रहा है कि जो अब शुरुआती गर्भावस्था का निरीक्षण करते हैं तो वह किस तिमाही में जो कि तीसरा महीना यदि चल रहे हैं तो उसके किस सप्ताह में आरंभ किया जाता है? जैसे कि प्रथम सप्ताह, द्वितीय, तृतीय या महिला की सुविधा अनुसार। तो इसका यदि हम देखें तो इसका क्या होता है? प्रथम जो सप्ताह होता है तिमाही के, शुरुआती गर्भावस्था का निरीक्षण उसी समय किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो कि देख सकते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। और इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि स्त्री के गर्भाशय की ऊंचाई गर्भावस्था के तिथि की जो समान अवस्था से कम है तो इस स्त्री में इनमें क्या होती है? तो स्त्री को इनमें क्या होती है? जो प्लेसेंटा प्रीविया होती है, या एनीमिया होती है, या RH नेगेटिव जो गर्भावस्था होती है वो होती है, या IUGR होती है, जो कि स्त्री के जो गर्भाशय की जो ऊंचाई है वो गर्भावस्था की तिथि से सामान्य से कम हो जाती है। तो उस स्थिति को हम लोग यदि हम बात करें तो क्या कहते हैं? IUGR कहते हैं। क्या कहते हैं? IUGR कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग और जो आगे का क्वेश्चन है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों को देखना है, क्योंकि इससे मेजर क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को सारा क्लासेस टाइम टू टाइम चलते रहेंगे। आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तो आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से निकलेंगे
और इस तरीके से आपका तैयारी लगातार इफेक्टिव तरीके से चलते रहेंगे। तो आप लोग ज़रूर जो लाइव सेशन होंगे उसमें भी ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू।